स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल स्वरा क्लासेस पे। या हम लोग क्लास 8 का हिस्ट्री को देख रहे थे, जिस पे हम लोग कंपनी के विस्तार के नीति को देखा था। लास्ट क्लास में हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध को पढ़े थे, समझे थे, किस प्रकार कंपनी अपना सत्ता को मैसूर तक बढ़ाती है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे में कंपनी का फैलता शासन। इस पे हम लोग मराठा से लड़ाई को देखेंगे। आज हम लोग रिवीजन लास्ट में करेंगे, उससे पहले मराठा से लड़ाई को देखते हैं। 1761 में पानीपत के तीसरे संघर्ष के बाद मराठा की शक्ति विकेंद्रित होकर स्थानीय सत्ता के रूप में उभरी। 1761 में जब पानीपत का तीसरा युद्ध होता है तो मराठा पराजित होता है और उसकी शक्ति बिखर जाती है, बढ़ जाती है, और वहाँ पे स्थानीय सत्ता का स्थापना होने लगता है। स्थानीय सत्ता उभर रही होती है। पानीपत, आप जान रहे हैं, पानीपत अभी हरियाणा में है। पानीपत का इससे पहले 3 युद्ध हो चुका है, 2 युद्ध और हो चुका है। प्रथम पानीपत युद्ध, द्वितीय पानीपत युद्ध। प्रथम पानीपत युद्ध, बस ये जानकारी के लिए आपके टॉपिक पे नहीं, बस हम समझा दे रहे हैं। पानीपत, प्रथम पानीपत हुआ था 1526 में। मुगल साम्राज्य के पहले शासक बाबर और लोदी वंश के आखिरी शासक इब्राहिम लोदी के बीच में। यहाँ बाबर की जीत होती है, इब्राहिम लोदी हार जाता है और लोदी वंश समाप्त होता है और मुगल वंश का स्टार्ट होती है। उसके बाद द्वितीय होता है 1556 में अकबर और हेमू के बीच में। जिसमें अकबर जीतता है और हेमू हार जाता है। उसी के साथ तीसरा जो युद्ध होता है पानीपत का, पहला 1526, दूसरा 1556, तीसरा जो लड़ाई होता है पानीपत का मराठा के साथ, मराठा और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच में। अहमद शाह अब्दाली, उसमें मराठा के सब तरफ से कौन लड़े थे? सदाशिव राव। तीसरा कब होता है पानीपत का? 1761 में। इसमें मराठा की हार होती है। मराठा हारता है, जिससे उसकी शक्ति टूट के बिखर जाती है। विकेंद्रित मतलब फैल जाना, केंद्रित मतलब एक केंद्र पे सीमित होना, विकेंद्रित मतलब फैलना, स्थानीय सत्ता के रूप में उभरती है। ये तीनों पानीपत का युद्ध समझ लेंगे। पहला 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, बाबर जीतता है, इब्राहिम लोदी हार जाता है। दूसरा 1556 में अकबर और हेमू के बीच में, अकबर जीत जाता है और हेमू हारता है। तीसरा 1761 में मराठा के शासक सदाशिव राव और अहमद शाह अब्दाली, जो अफगानिस्तान के थे, उन दोनों के बीच में होता है। यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली जीतता है, मराठा की हार होती है, जिससे उसकी सत्ता बिखर जाती है। सत्ता 4 भागों में बढ़ती है। 4 स्थानीय शासक में सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले। सिंधिया उज्जैन और ग्वालियर क्षेत्र में, होलकर इंदौर के क्षेत्र में। इंदौर आपका एमपी में भी है, ग्वालियर भी एमपी में, उज्जैन में भी वर्तमान एमपी में है, मध्य प्रदेश। एमपी मतलब मध्य प्रदेश। गायकवाड़ बड़ोदरा गुजरात में और भोसले नागपुर महाराष्ट्र में है। ये सारे सरदार एक पेशवा जो सर्वोच्च मंत्री होते थे के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी राजमंडल के सदस्य थे। मतलब
मान लीजिए कि अभी हम लोग कैबिनेट मिनिस्टर होता है, जैसे मंत्रिमंडल का गठन होता है, एक सर्वोच्च होता है, उसके अंदर अलग अलग मंत्री होती है। तो इसी तरह से पेशवा सर्वोच्च मंत्री होते थे, उसके अंदर अन्य राजमंडल थे, उन्हीं के ये लोग सदस्य थे। पेशवा कौन थे होते थे? सैनिक और प्रशासनिक प्रमुख। कौन होते थे? सैनिक और प्रशासनिक के प्रमुख होते थे। तो जब पेशवा थे तो सत्ता का केंद्र कहाँ था? पुणे। पुणे भी वर्तमान महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिर में दो प्रसिद्ध योद्धा और राजनीतिक थे। मतलब दो प्रसिद्ध योद्धा आखिरी में बचे थे 18वीं सदी के आखिरी में। 18वीं सदी के आखिरी में महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस योद्धा, राजनीतिक योद्धा बचे थे आखिरी में। उसके बाद ही आंग्ल मराठा, जिसको अंग्रेज मराठा युद्ध के बारे में हम लोग जानते हैं, देखेंगे। 3 आंग्ल मराठा युद्ध होता है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम होता है 1782 ईस्वी में, दूसरा होता है 1803 से 1805 ईस्वी में, और तीसरा युद्ध होता है 1817 से 1819 ईस्वी के बीच में। 3 कुल आंग्ल मराठा युद्ध या अंग्रेज मराठा युद्ध हम देखते हैं। प्रथम युद्ध जो होता है 1782 में, कोई पक्ष नहीं जीतता है, कोई पक्ष नहीं जीतेगा। अंग्रेज के साथ जो लड़ाई होगा जिसमें कोई पक्ष नहीं जीतेगा। और उसके बाद सालवाई की संधि होती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सालवाई की संधि कब होती है? तो आप बताएंगे सालवाई की संधि होती है 1782 में। ठीक है। उसका दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध होगा 1803 से 1805 में। कई मोर्चों पर लड़ाई होगी। कई मोर्चों पर लड़ाई मतलब क्या होता है? ऊपर जो ये शासक थे सब अलग अलग जगह पे थे। उज्जैन वगैरह, भारत का नक्शा देखें तो एमपी में भी अलग अलग जगह पे है, फिर गुजरात इधर है, और नागपुर फिर महाराष्ट्र में है। तो सब अलग अलग मोर्चे पे यहाँ लड़ाई होता है। अंग्रेज सभी मोर्चे पे लड़ाई लड़ते हैं और अंग्रेज की जीत होती है। अंग्रेज यहाँ पे जीत जाते हैं। आगे देखते हैं। उड़ीसा, यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली के कई भूभाग पर अंग्रेज का कब्जा हो जाता है। इस लड़ाई से अंग्रेज भारत के कई भूभाग में, जैसे उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली, उड़ीसा सब पे अंग्रेज का कब्जा हो जाता है। और अंग्रेज अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर आगे बढ़ता है। और इसी आगे के क्रम में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है, जो 1817 से 1819 के बीच में होता है, जिसमें मराठा सत्ता पूरी तरीके से समाप्त यहाँ पे आपको होता हुआ दिखेगा। 1817 से 1819 के बीच में मराठा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अब मराठा बिल्कुल समाप्त हो गया है। मराठा समाप्त हो गया है। देखिए अंग्रेज कितना सही प्लानिंग से काम करता है। अंग्रेज यहाँ पे मराठा को पूरी तरह समाप्त करता है। जो पेशवा होते हैं, जो सर्वोच्च पद होता है, उसको उसके राजधानी पुणे से हटाकर उसको कानपुर पहुँचा देता है। मतलब उसको महाराष्ट्र से उठाकर कानपुर लेके चला जाएगा। आप अपने क्षेत्र में रहेंगे, अपने देश में रहेंगे, तभी ना कुछ कर सकते हैं। अगर आप अपने देश, अपने क्षेत्र से बाहर रहेंगे तो आपकी ताकत ऐसे भी सीमित हो जाएगी। तो पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर भेज देता है। कानपुर के पास बिठूर नामक एक जगह है, में पेंशन देकर भेज देता है। मतलब आप अपने क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में आपका शासन है, उस क्षेत्र पे आप हारते हैं तो आपको वहाँ नहीं रखता है, क्योंकि वहाँ रखकर बाद में विद्रोह कर सकते हैं। तो उसको आपको यहाँ से उठाकर आपको उत्तर भारत भेज दिया। चलिए कानपुर भेज दिया। कानपुर में भी का एक बिट्ठू नामक छोटा सा जगह था, वहाँ भेज दिया। वहाँ पेंशन देकर आप वहीं पे अपना जीवन बसर करेंगे। तो इस तरीके से अंग्रेज 3 आंग्ल मराठा युद्ध के बाद अपनी सत्ता को पूरी तरीके से जमा लेता है और मराठा पर विजय प्राप्त करता है। मराठा के विजय प्राप्त साथ ही अंग्रेज का सत्ता भारत के कई जगहों पे, कई क्षेत्रों में हो गया। आप देखें 1757, 1764, बंगाल, बक्सर, अवध, मुगल, मैसूर, अब मराठा, इतने जगह पे आगे बढ़ने के बाद अंग्रेज का सत्ता भारत के क्षेत्रों में अधिक जगह पे काबिज होता। अंग्रेज का सत्ता मतलब कंपनी का सत्ता, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आगे बढ़ी। उसके बाद समय आगे बढ़ता है और अंग्रेज अपनी सर्वोच्चता का दावा करते हैं। सीधी सी बात है, जब सब जगह जीत रहे हैं तो सर्वोच्चता का दावा करना तो जायज़ ही है। तो अपने सर्वोच्चता का दावा करते हैं और 19वीं सदी के शुरुआत में
लॉर्ड हेस्टिंग ने 1813 से 1823 तक वो गवर्नर जनरल रहते हैं। जब वो गवर्नर जनरल रहते हैं तो अपनी सर्वोच्चता का दावा करते हैं और अपनी नई कहानी, सर्वोच्चता की नई कहानी शुरू करते हैं। कंपनी ने दावा किया कि उनकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों के ऊपर है। मतलब अब दूसरे तरीके की कार्य होने लगी। बोला जाने लगा कि अगर हम टॉप पे हैं, आई एम द बॉस, हम ऊपर हैं तो हम बॉस हैं, बाकी कोई और किसी का नहीं चलेगा। इस तरीके से कंपनी अब आगे बढ़ना शुरू किया और वह भारतीय रियासतों को अधिग्रहण करने का अधिकार अपने पास मानती है। अब धीरे धीरे भारतीय के छोटे मोटे जो राज्य बचे हुए हैं, जो रियासत बचे हुए हैं, उसको अधिग्रहण करना मतलब अपने अंदर, अपने जद में लेना। मतलब ऐसे देखिए अंग्रेज ये है और धीरे धीरे अपनी सत्ता का विस्तार कर रहा है और छोटे छोटे रियासतों को अपने जद में ले रहा है। मतलब समुद्र में बड़ी मछली आ रही है, छोटी मछली को धीरे धीरे खाते हुए चल रही है। आप बता रही कि हम ही बॉस हैं और जैसे हम चलाएंगे वैसे सत्ता और शासन चलेगा। लेकिन कभी कभी आप आगे बढ़ने के चक्कर में कभी कभी छोटे से टकराते हैं, जिसमें आपको खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। इसी के साथ एक और घटना घटी जिसमें अंग्रेज़ के खिलाफ विद्रोह हो गया। और अंग्रेज़ के खिलाफ विद्रोह कित्तूर, जो वर्तमान कर्नाटक में है, के छोटे से राज पर कब्जा करने का प्रयास किया, जहां रानी चेन्नम्मा बहुत इम्पोर्टेंट हैं। रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिया और अंग्रेज़ के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। देखिए सब जगह जीते हैं और आप रियासत का अधिग्रहण करने लगे। एक छोटे से रियासत, छोटे से जगह की राज की रानी चेन्नम्मा हथियार उठा ली और उनके खिलाफ में आंदोलन शुरू कर दिया। बहरहाल आगे बढ़ते हैं तो 1824 में उनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है। 1829 में जेल में उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन उनके आंदोलन को आगे बढ़ाया जाता है और चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली में एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा, या प्रतिरोध मतलब विरोध जारी रखा। और ब्रिटिश के शिविर मतलब होता है जहाँ पे वो लोग रहते हैं, जो टेंट वेंट बना के रहते होंगे, कुछ भी बना के रहते हैं, वो शिविरों में। और उनके दस्तावेज मतलब जो भी नोट्स होगा, जो भी दस्तावेज होंगे, उनको नष्ट कर दिया। लेकिन बाद में उनको भी पकड़ लिया गया और 1830 में फांसी पर लटका दिया गया। स्वाभाविक है, इतने बड़े बड़े सत्ता से, इतने बड़े कंपनी से, इतनी बड़ी सेना वाली कंपनी से लड़ना इतना भी आसान नहीं होता। लेकिन फिर भी उनके द्वारा प्रयास किया गया, कुछ तो नुकसान पहुंचाया गया और चुनौती दिया गया अंग्रेज को। फिर आगे बढ़ते हैं तो हम लोग एक चीज़ और जान लेते हैं रानी चेन्नम्मा के बारे में। रानी चेन्नम्मा का इतिहास तो ऐसे ज़्यादा विस्तार नहीं रहा कुछ सालों पहले तक, लेकिन वर्तमान भारत सरकार द्वारा बस जान लीजिए 1824 के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 200 वर्ष 1824 के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मृति सिक्के और डाक टिकट जारी किए हैं। डाक टिकट जारी किए और एक राष्ट्रीय कार्यक्रम भी अक्टूबर 2024 से शुरू हुआ है। और कर्नाटक सरकार द्वारा मैं भी चेन्नम्मा, जिससे महिला सशक्तिकरण पे बल दिया जा रहा है। बस ये जान लीजिए, इम्पोर्टेंट आपके लिए उतना नहीं है, लेकिन फिर भी जब किसी बारे में जानते हैं, किसी लोगों के बारे में अगर कुछ भी सुनते हैं, उनके थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेना चाहिए, वर्तमान में उनके बारे में कुछ जान लेना चाहिए, जिससे थोड़ा नॉलेज में विस्तार होता है। तो सरकार अपनी सर्वोच्चता का दावा करती है, अंग्रेज सरकार अपनी सर्वोच्चता का दावा करती है और इसी के रफ्तार में आगे बढ़ते उत्तर पश्चिमी भारत पर अपना नियंत्रण शुरू कर देती है। उत्तर पश्चिमी भारत किधर? तो अफ़गानिस्तान, पंजाब की तरफ। तो 1830 के दशक में
ईस्ट इंडिया कंपनी रूस से बहुत डरी हुई थी 1830 के समय में, रूस से, क्योंकि रूस का ताकत में विस्तार हो रहा था। जिस प्रकार रूस के ताकत में विस्तार हो रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत उसके प्रभाव से डरी हुई थी। कंपनी का भय था, कंपनी को भय लग रहा था कि कहीं रूस अपने प्रभाव को पूरी एशिया में फैला ले और उत्तर पश्चिम तक अपना शासन बढ़ा ले, जिसको साधने के लिए 1838 से 1842 के बीच में अफ़गानिस्तान के साथ लगातार लड़ाई चलती है और 1843 में सिंध पर कब्जा कर लेता है। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी सिंध पर कब्जा कर लेता है। उसके बाद उसका दूसरा अगला टारगेट होता है पंजाब। पंजाब पे तब तक रंजीत सिंह जी का शासन था। रंजीत सिंह कंपनी को अपने पंजाब में आने नहीं दिए, मतलब उनका दाल गलने नहीं दिए। बहरहाल 1839 में 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद पंजाब में भी शासन कमज़ोर होता है, सत्ता कमज़ोर होता है और अंग्रेज़ को मौका मिल जाता है। इसी के साथ 10 वर्ष के बाद 1849 में अंग्रेज़ ने पंजाब को भी अधिग्रहण कर लिया। इस प्रकार अंग्रेज बंगाल, बिहार, अवध, यूपी, मैसूर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, फिर अफ़गानिस्तान का क्षेत्र, पंजाब, लगभग ब्रिटिश भारत के अधिकांश क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमा लिया था। अब ब्रिटेन को ईस्ट इंडिया कंपनी को आगे बढ़ने से कोई रोकने वाला नहीं था, क्योंकि उनके साथ लड़ाई करने वाला, उनको टक्कर देने वाला अब कोई नहीं बचा था। इसके साथ हमारा टॉपिक ख़त्म होता है, लेकिन कुछ चीज़ों को और हम लोग समझते हैं। प्रीवियस क्लास का रिवीजन भी करना है हमको, वो भी करेंगे, देखते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग विलय नीति पे चर्चा करेंगे। विलय नीति जो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आया था। चलिए थोड़ा हम लोग आगे देख लेते हैं। यह मैप आप लोग के स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। देखते हैं किस प्रकार मैप से। देखिए, जहाँ पे मेरे गोला होगा 1757 में बंगाल, पलासी, फिर बक्सर का क्षेत्र, अवध से मिलाते इतना दूर का कब्जा कर लिया। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते मैसूर के साथ युद्ध होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, मराठा से साथ युद्ध करते हुए अफ़गानिस्तान की तरफ फैलते हैं और अपने क्षेत्रों पर कब्जा कर लेते हैं। आप यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, 1797 से 1765 तक का जो भी डार्क नज़र आ रहा है वो होगा 1765 से 1800 तक का विस्तार देख रहे हैं। इस प्रकार अंग्रेज अपनी सत्ता का विस्तार करता है। एक मैप और हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए अपने स्क्रीन पे। मैप से थोड़ा समझने में आपको आसान होगा। आंग्ल मैसूर युद्ध 67, 80, 90 और 99। यहाँ पे आप देख रहे हैं पहला, दूसरा, तीसरा और चतुर्थ। पलासी का युद्ध आप यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे बक्सर का युद्ध, पलासी, बक्सर। इस मैप को आप ध्यान में रखेंगे, जिससे आपको टॉपिक समझने में भी आसान होगा और इसकी भी समझ में आएगा। जैसे पलासी का 1757, बक्सर, पहला पलासी, बक्सर 1764, फिर धीरे आ जाता है तब मैसूर, क्योंकि यहाँ पे सत्ता का विस्तार हो जाता है। इसी के जस्ट पहले ही 64 में बक्सर हुआ था, 67 में मैसूर हुआ, तो तीसरा मैसूर। उसके मराठा की तरफ वृद्धि करता है और धीरे धीरे अपने जद में पूरे भारत को ले लेता है। अब थोड़ा हम लोग जल्दी रिवीजन करते हैं, जिससे हमारा अभी तक का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग अभी तक पढ़े पलासी। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। पलासी कब हुआ था? 23 जून 1757, सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ के बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। यहाँ पे सिराजुद्दौला हारा और जाफ़र जी शासक बने। उसके बाद फिर बक्सर का युद्ध होता है
कहानी आप लोग को मालूम है। अगर कहानी आप लोग को नहीं मालूम हुआ तो प्रीवियस क्लास का वीडियो को देखिएगा, सब क्लास का वीडियो को अलग अलग पढ़ाया गया है। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर होता है, जिसमें मुग़ल शॉर्ट में चल रहे हैं अवध और बंगाल। मुग़ल से तब से आलम द्वितीय शाह आलम द्वितीय, अवध से थे शुजाउद्दौला जी शुजाऊ, और इधर से थे मीर कासिम। ये तीनों की सम्मिलित सत्ता इंग्लैंड से लड़ती है, ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ती है, और यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जीतती है और अपना पूरा बंगाल, अवध, मुग़ल सब पे शासन कर लेती है। उसके बाद हम आप लोग कल क्वेश्चन लास्ट क्लास में क्वेश्चन पूछे थे, कौन सी संधि हुई थी? इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 4 युद्ध हम लोग देखते हैं। आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769, दूसरा होता है 1780 से 1784, तीसरा होता है 1790 से 1792, और चौथा होता है 1799। इसमें क्या होता है? मद्रास की संधि एम, इसमें कर क्या होता है? मैंगलोर की संधि एम, इसमें होता है श्रीरंगपट्टनम की संधि एस, और इसमें टीपू की मृत्यु भैया गए मृत्यु। दूसरे में क्या होता है? हैदर की मृत्यु। इस चीज़ों को हम समझा रहे हैं, फास्ट समझा रहे हैं, इसलिए आपको ऐसा नहीं होगा। आप बोल भी रहे हैं तो आप अपने कॉपी को प्रीवियस चीज़ों को देख देख के इसका रिवीजन कर सकते हैं। जो पहले नहीं पढ़े होंगे वो जाके प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध और मराठा के युद्ध सबको सीरियल वाइज पढ़ाया गया। आप लोग एक बार पहले के वीडियो को देखेंगे जिससे आपको समझने में आसानी होगा। इसके साथ आप एनसीईआरटी बुक को ज़रूर पढ़िएगा। एनसीईआरटी बुक को ज़रूर पढ़िएगा। एनसीईआरटी बुक में हम आज तक आपके पेज नंबर 19 तक पढ़ा दिए हैं। सेकेंड चैप्टर में आप उसको एक बार गो थ्रू कीजिएगा, लाइन बाय लाइन पढ़िएगा, चीज़ें आपको समझ में आएगी। प्रीवियस क्लास को फिर से देख लीजिएगा, जहाँ समझ में आया नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा, कॉपी में नोट्स ज़रूर बनाइएगा जैसे बनाते चल रहे हैं। कोई भी डाउट होगा तो क्वेश्चन ज़रूर करें, क्वेश्चन पूछिए, जिससे बताने में आसान होगा और मुझे मालूम चलेगा कि कौन कौन कहाँ पे हैं, क्या डाउट हो रहा है। आप लोग कमेंट्स में अपना नाम और रोल नंबर ज़रूर भेजा कीजिए, जिससे मालूम चलेगा कौन कौन लोग वीडियो देख रहे हैं, कितने लोग आप लोग सजग हैं। वीडियो बनाना, उसके पीछे का मेहनत सब होता है। अगर आप पढ़े ही नहीं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ना मेरा फ़ायदा ना आपका फ़ायदा। तो आप वीडियो देखें, पूरा वीडियो देखें, वीडियो समझ में आए तो लाइक करें, नहीं समझ आए बिल्कुल लाइक मत कीजिए। लेकिन कमेंट में आप लिख दीजिए कि क्या आपको दिक्कत हुआ है, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, और समझ में आ रहा है तो आप अपना नाम ज़रूर कमेंट्स में लिखें, जिससे मालूम चलेगा कि कौन कौन पढ़ाई कर रहा है। जब हम लोग आगे क्लास को देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमारी तैयारी कैसी है। धीरे धीरे हम लग रहा है कि अगर आप क्वेश्चन आंसर जाके पलट के देखेंगे अपनी बुक का तो आपको 80% क्वेश्चन बनता हुआ नज़र आएगा। अगर आपसे क्वेश्चन बन रहा है इसका मतलब हमारा पढ़ाई सही दिशा में चल रहा है। आपका ब्रेक हो चुका है, समर वेकेशन चल रहा है, इसलिए पढ़ाई करें, ध्यान से पढ़ाई करें, मौज मस्ती भी करें। पढ़ाई करना ज़रूरी है, पढ़ाई को जारी रखें, जिससे किसी प्रकार का आगे चल के आपके ऊपर प्रेशर नहीं बनेगा। तो ठीक है, तब तक के लिए आज का क्लास को समाप्त करते हैं, और कल हम लोग विलय की नीति को देखेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में विलय की नीति को देखेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पढ़ाई करते रहें, आगे बढ़ें, यही उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।